Good morning, dear students. So, beta, as you know, we are discussing chapter number 4, history, the making of a global world. I hope आपको बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। सीरीज़ में सारी बातें समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मज़ेदार भी है, नॉलेजेबल भी है। आपने देखा है हमने एंशिएंट पीरियड से शुरू करके और लास्ट में हमने कहाँ तक बात कर लिया था, हम बात कर चुके हैं 1945 तक की, जब यूएनओ बना, वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ बना, ठीक है। तो ये जो पीरियड था बेटा 1945 के बाद, उसके बाद कुछ कंट्रीज़ आपस में ग्रुप बनाने लग गई। वो ग्रुप अलग अलग बेस्ड होते थे, किसी का कुछ टारगेट है, किसी का कोई टारगेट है, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादातर कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज़ ही होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने जो उनकी इकोनॉमी की लिंकिंग है उसको कवर करने के लिए क्या किया, उन्होंने इस तरह के कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बनाने शुरू किए, ठीक है। तो बेसिकली क्या थे, जब वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, उसके बाद यूएनओ बन गया, यूएनओ में मेंबर बने, आईएमएफ बन गया, वर्ल्ड बैंक बन गया। तो देशों के बीच में आपस में एक मीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखती थी, किसी का वो डिस्प्यूट हो जाए उसको सॉल्व करती थी। अदर कंट्रीज़ भी दबाव डाल सकते थे उस कंट्री पे जो कोई गड़बड़ कर रहा हो, ठीक है, प्रतिबंध लग जाते हैं। जैसे हाल ही में ईरान पे प्रतिबंध लगाए थे। तो हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी क्या हुआ था कि जो ब्रेटन वुड्स में आईएमएफ बना, आईबीआरडी बना, वर्ल्ड बैंक, तो उससे क्या हुआ, कंट्रीज़ को फंड मिला जिन्होंने अपने रिकवरी स्टार्ट की, ठीक है। चलो आप आ जाओ बेटा पेज नंबर 99 पे, टॉपिक 4.2 द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, ठीक है। यानी कि लड़ाई के ख़त्म होने के बाद के साल क्या गुजरे, क्या रहा, क्या चेंजेस आए। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम फॉर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन एंड जापान। तो ब्रेटन वुड्स ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, कंट्रीज़ को आपस में जुड़ने का मौका मिला, कंट्रीज़ को आपस में लिंक होने का। और उस ड्यूरेशन में जापान, यूएस ने बहुत मेजर उनकी जो ट्रेड थी, उनका जो व्यापार था वो बढ़ा, उनकी जो इनकम थी वो बढ़ी। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली एट ओवर 8% बिटवीन 1950 एंड 1970। तो 1950 तक तो कंट्रीज़ की आपस में, कोई कंट्रीज़ तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था, ठीक है। और थे पड़ोसी या यूरोपियन तो आपस में आपने देखा लड़ते ही रहते थे। तो 1950 के बाद आके क्या हुआ, सब आपस में थोड़ा सा एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए, सब ने इकोनॉमिक वैल्यूज़ को समझा। उन्होंने देखा भाई लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा, मिलजुल के बिजनेस करो, ट्रेडिंग करो, व्यापार करो, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो 1950 से लेके 1970 तक, 1970 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में बड़ी तेज़ी से जो वर्ल्ड ट्रेडिंग थी वो बढ़ी, ठीक है। और कितना, अराउंड 8% एवरी ईयर के हिसाब से जो ट्रेडिंग है वो इंक्रीज़ हुआ। एंड इनकम एट नियरली 5%, और इनकम में 5% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। द ग्रोथ वॉज ऑल्सो मोस्टली स्टेबल विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन। और इस बार कोई फ्लक्चुएशंस भी नहीं थी क्योंकि सब कुछ स्थिर था, कोई लड़ाई नहीं चल रही, कोई किसी तरह का क्राइसिस नहीं चल रहा, सब कुछ शांत अपना मिलजुल के काम जो है वो चल रहा था। For much of this period, the unemployment rate, for example, averaged less than 5% in most of industrial countries. और जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी कम ही था, लेस देन 5%, 5% से कम ही था। तो कोई इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, सही जा सकती है इतनी। तो These decades also saw the worldwide spread of technology and enterprises। और यही दौर था जब दुनिया में टेक्नोलॉजी फैली। अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंग्लैंड आ रही है, इंग्लैंड की इंडिया आ रही है, इंडिया से कहीं और जा रही है, यानी दुनिया में अब टेक्नोलॉजी का फैलाव जल्दी होता था। अब सोच के देखो, आज आप देखते हो ना, अब जैसे हर दूसरे तीसरे दिन आपको न्यूज़ आती रहती है कि फलां कंट्री कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करने के नज़दीक है, इंग्लैंड दावा कर रहा है, कभी अमेरिका दावा कर रहा है। अब ये न्यूज़ क्या होता है कि आपको तुरंत, मान लो सुबह कोई काम हुआ, शाम को आपको पता लग जाएगा, दोपहर को आपको पता लग जाएगा। यानी इन्फॉर्मेटरी सिस्टम कितना फास्ट हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले तो कोई
फ्रांस का बंदा आज से अगर मैं 800 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम तो कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन था ही नहीं। कभी कोई गलती से फ्रांस का बंदा इंडिया आएगा, वो इंडिया में आके देखेगा भाई यहाँ का सिस्टम तो ये है, यहाँ ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं। अगर उसको कुछ नई चीज़ लगेगी, हाँ ये काम तो मैं हमारे वहाँ फ्रांस में होता ही नहीं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टेक्निक को फ्रांस ले जाएगा, वहाँ वो चीज़ें बनाएगा, वहाँ के लोगों को पता लगेंगी, धीरे धीरे वहाँ पॉपुलर होंगी। बट आज के टाइम में ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अब वो पहले जैसी चीज़ें नहीं है। सो डेवलपिंग कंट्रीज वर इन अ हरी टू कैच अप विद द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने भी अपने स्पीड जो थी वो बढ़ाई, अपने ट्रेडिंग का, अपने प्रोडक्शन का, क्योंकि वो भी क्या चाहते थे, वो भी मोर प्रोडक्शन के थ्रू ज़्यादा इनकम कमाना चाहते थे और जो डेवलप्ड कंट्री है उनको बराबर आना चाहते थे। Therefore, they invested vast amount of capital importing industrial plant and equipment featuring modern technology। तो उन्होंने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज है, वो ख़रीदे, नई नई मशीनरीज, नए नए सेटअप लगाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, लड़ाई ख़त्म होने के बाद का जो पीरियड है, उस पीरियड में अब कंट्रीज़ ने आपस में लड़ने के बजाय किस पे फोकस किया, आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप पे फोकस किया, आपस में ट्रेडिंग रिलेशनशिप पे फोकस किया। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4.3, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आपको पता है पहले इंडिया क्या था, इंग्लैंड का एक कॉलोनी था, यानी कि इंग्लैंड ने इंडिया पे अपना राज बनाया हुआ था। वो इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, इंडिया पर रूल करते थे, इंडिया के जो बिज़नेस हैं, इंडिया की जो इकॉनमी है उसे ब्रिटेन के लिहाज से यूज़ किया करते थे। ठीक है, और इसी चैप्टर में हमने देखा था रिंडरपेस्ट के बाद जब अफ्रीकन्स के जो जानवर थे वो ख़त्म होना शुरू हुए, मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीका के लगभग हिस्से को अपना गुलाम बना लिया। कहीं पे फ्रांस के कब्जे, कहीं इंग्लैंड के, कहीं जर्मनी के, ठीक है, कहीं इटली के। तो ये इसको क्या कहा जाता है, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, अब क्या पीरियड आया, डीकोलोनाइजेशन, जो कौन सा पीरियड था, ये 1945 के बाद वाला। अब कॉलोनीज़ ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया, भाई हमारे रिसोर्सेज को कोई अदर कंट्री क्यों यूज़ करे, हमारे रिसोर्सेज हमारे लोगों के लिए हैं। वहाँ पे धीरे धीरे लोग जो है मूवमेंट करने लग गए। जैसे इंडिया में तो 1947 में ही इंडिपेंडेंस मिल गया था, कुछ को बाद में मिला, कहीं 1954 में हुआ, कोई 1952 में हुआ। तो इस दौरान बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी वो इंडिपेंडेंस हुई। एक को देख के दूसरी कंट्री एनकरेज होती थी, भाई उसको इंडिपेंडेंस मिल गया, हम भी लेंगे। तो हर कंट्री का एक ऐसा लहर चल पड़ा और बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हुआ, उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया, वहाँ डीकोलोनाइजेशन हुआ। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि जिस कंट्री का रूल चल रहा है उस कंट्री की पावर को ख़त्म कर देना। When the Second World War ended, large part of world were still under European colonial rule। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उस टाइम तक भी मोस्ट ऑफ जो वर्ल्ड के पार्ट थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ही कब्जे में थे। Over the next 2 decades, most colonies in Asia and Africa emerged as free independent nation। और 1970s तक यानी कि 20 ईयर का जो पीरियड रहा, उस पीरियड में बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ ने, अफ्रीकन कंट्रीज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और आज़ादी पाई। They were however overburdened by poverty and a lack of resources, and their economies and societies were handicapped by long period of colonial rule। हालांकि ठीक है, इंडिपेंडेंस तो मिल गया था, बट उनके पास कोई ख़ास रिसोर्सेज अब नहीं बचे थे। उनकी जो इकोनॉमीज़ थी वो भी कॉलोनियल रूल की वजह से हैंडीकैप हो चुकी थी। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया की जो सारी वेल्थ थी वो तो इंग्लैंड ड्रेन हो गई, इंग्लैंड ने अपने लिए इस्तेमाल की, तो इंडिया के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे जंगल कटे। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम था, गरीबी, पॉवर्टी। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो था पॉपुलेशन का वो क्या हो गया था, गरीबी में ज़्यादा फंसा था।
The IMF and the World Bank was designed to meet the financial need of industrial countries. अब जो वर्ल्ड बैंक और IMF भी बने थे, ये उस टाइम पे जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पावर्स थे उन्होंने मिलके बनाए थे। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान, तो ये इन्होंने जो छोटी कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, उनके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था IMF भी, वर्ल्ड बैंक भी। They were not equipped to cope with the challenges of poverty and lack of development in former colonies. तो वो तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के फेवर में काम कर रही थी दोनों ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि उन्हें बनाया ही उन कंट्रीज़ ने था, ठीक है। तो वो बेसिकली जो गरीब देश थे उनकी गरीबी मिटाने के लिए, या कॉलोनीज़ थी जो अभी फ्री कंट्री के तौर पे आई थी, उनके लिए उनको डिज़ाइन ही नहीं किया गया था, बनाया ही नहीं गया था। But as Europe and Japan rapidly rebuilt their economies, they grew less dependent on IMF and World Bank. But कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने एंड स्पेशली जापान ने अपने आप को इतना ग्रोथ कर दिया कि उनको अब IBRD यानी वर्ल्ड बैंक और IMF पे ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Thus, from the late 1950s, the Bretton Woods institution began to shift their attention more towards developing country. ठीक है, तो क्या हुआ कि लेट 1950s यानी कि 55 के बाद का जो पीरियड है, अब ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने कुछ अपना अटेंशन डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर भी देना शुरू किया, ठीक है। उनकी जो गरीब कंट्रीज़ थे, जो अभी इंडिपेंडेंट हुए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उनकी तरफ भी उन्होंने अपना ध्यान देना शुरू किया। As colonies, many of less developed region of world had been part of Western Empire, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज़ थी, जैसे अफ्रीका में आपको याद होगा हमने देखा था, मोस्ट ऑफ अफ्रीका यूरोपियंस के गुलाम था, ठीक है। तो इसी तरह मोस्ट ऑफ जो पार्ट थे वो सब यूरोपियन या वेस्टर्न एम्पायर के हिस्सा थे। नाउ आयरनिकली एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री फेसिंग अर्जेंट प्रेशर टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। अब जो ये नई कंट्री अभी इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनके ऊपर एक सबसे बड़ा प्रेशर क्या था कि वो अपनी कंट्री की गरीबी को दूर करें। So they came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial power. अब उनको नॉलेज नहीं थी, उनको फाइनेंशियल मामलों में उनके पास फंड नहीं थे, तो उनको कहाँ से इसके लिए गाइडेंस लेनी पड़ी? ऐसी इंस्टीट्यूशन से ही जो IMF जैसे थे, और ये भी किन के पावर में थे? ये फिर उन्हीं कंट्रीज़ के पावर में थे जो कि पहले कॉलोनियल पावर थे, यानी कि जहाँ पर जिन्होंने पहले कई कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाया हुआ था। So even after many years of decolonization, the former colonial powers still control vital resources such as mineral and land in many of their former colonies. तो वेदर कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिल गया था, फिर भी वही कॉलोनियल पावर उन कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करती रही, ठीक है। क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं थे, पॉलिटिकल पावर्स नहीं थी, ठीक है। वो उनको क्या कर रही थी, भाई हम तुम्हारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारा ट्रेडिंग चल रहा है, तो वो उनसे उनके रिसोर्सेज जो थे, उनके मिनरल जो थे, वो खरीद रहे थे या किसी तरह से उनको यूज़ कर रहे थे। So large corporation of other powerful country, for example the US, also often manage to secure right to exploit developing country natural resource very cheaply. तो US जैसी कंट्रीज़ क्या कर रही थी, वो उन न्यूली फ्री कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिसोर्स बड़े सस्ते में खरीद रहे थे, जो कि एक नया तरीका था एक्सप्लॉयटेशन का। At the same time, most developing country didn't benefit from fast growing Western economy. अब न्यूली फ्री कंट्रीज़ ने, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने ये निचोड़ निकाला कि ये IBRD, IMF, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनसे किसको ज़्यादा बेनिफिट है? इनको बेनिफिट तो उन्हीं को है जो इंडस्ट्रियल पावर है, जो पहले से डेवलप्ड हैं, जिनके बिजनेस पहले से ही अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। यानी जो गरीब कंट्री है उनका क्या, तो उनको लगा भाई हमें यहाँ से कोई ख़ास बेनिफिट जो है वो नहीं होगा, तो उन्होंने इसके लिए क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। और वो ग्रुप कौन सा था?
G77, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रुप 77, जो कि उन्हीं कंट्रीज़ का एक ग्रुप था जो न्यूली इंडिपेंडेंट थे या डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। Okay, so therefore they organized themselves as a group, the group of 77 or G77, to demanded a new international economic order। तो उन्होंने क्या, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी NIEO का डिमांड किया, यानी उन्होंने अपने लिए एक अलग सिस्टम क्रिएट किया। By the NIEO they meant a system that would give them real control over their natural resources, more development assistance, fairer price of raw material and better access for their manufactured good in developing country market। यानी उन्होंने भी, क्योंकि वो जो गरीब कंट्री थे और जो डेवलप्ड कंट्री थे जिन्होंने 1950 तक 60 तक अच्छा पैसा कमा लिया था, लाइक US, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ठीक है, तो ये जो नई नई कंट्री इमर्ज हुई थी, नई इंडिपेंडेंस हुई थी, उनके रिसोर्सेज को सस्ते में ख़रीद रहे थे, ठीक है, इससे उनका फिर से वही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अब उन कंट्रीज़ ने अपना ग्रुप बनाया और आपस में तय किया भी उनको जो पहले कॉलोनियल पावर था उनसे छुटकारा पूरी तरह से मिले, उनके रॉ मटेरियल का सही दाम मिले उनको, ठीक है, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, यानी कि जैसा एक्सप्लॉयटेशन पहले चल रहा था फिर से वही एक्सप्लॉयटेशन की राह ना हो, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, G77, ठीक है। लास्ट पॉइंट आ गया भी अपना, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस की पावर में कमी और एक नया टर्म आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया, अब कंट्रीज़ ने अपने आप को ओपन कर दिया किसी के साथ भी ट्रेड करने के लिए। जैसे इंडिया ने अपने आप को 1991 तक लिमिटेड रखा था, हम ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ रिलेशन नहीं रखते थे क्योंकि हमें डर था कि कहीं दोबारा फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह विदेशी कंपनी आके अगेन इंडिया पे कब्जा करें, तो इसीलिए हमने अदर कंट्रीज़ की कंपनीज़ को रोके रखा, बट 1991 में हमने ओपन कर दिया। So despite year of stable and rapid growth, not all was well in post-war world. From 1960, the rising cost of its overseas involvement weakened the US finance and competitive strength. ठीक है, तो अब क्या है, ठीक है, सब कुछ स्थिर चल रहा था पर सब कुछ उतना भी सही नहीं था जितना लग रहा था। और 1960s के बाद तो कॉस्ट जो थी वो बढ़ रही थी और इसके अलावा कंपटीशन बढ़ रहा था, तो अमेरिका का जो मार्केट था, अमेरिका का जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो उतना पावरफुल नहीं रह गया। The US dollar now no longer commanded confidence as the world principal currency। अब ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, डॉलर को प्रेफरेंस दिया गया था, बट अब डॉलर की वैल्यू कम हो रही थी, वर्ल्ड कंट्रीज़ को डॉलर की प्रिंसिपलिटी पे भरोसा नहीं रहा। इट couldn't maintain its value in relation to गोल्ड। और जैसे हमने देखा था कि डॉलर का प्राइस फिक्स कर दिया था वहाँ पे $35 पर आउंस पे, यानी गोल्ड जो रेट रहेगा उसके हिसाब से डॉलर का रेट फिक्स हो गया, बट ये जो फिक्स सिस्टम था ये कामयाब नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए नया सिस्टम आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ सिस्टम फिक्स एक्सचेंज रेट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो अब क्या हुआ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम आया, यानी कि बाज़ार में जो हालत चल रही है उसके अनुसार डॉलर की कीमत भी घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेथड। From the mid 1970s, the international financial system was also changed in important ways. Earlier, developing countries could turn to international institutions for loan and development assistance, but now they were forced to borrow from Western commercial bank and private lending institution, ठीक है। और 1970s के बाद फाइनेंशियल सेक्टर में भी चेंज हो गया। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी जिनको पहले जो वर्ल्ड बैंक था ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन मिलता था, उनको फोर्स किया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड अदर सेक्टर से या वेस्टर्न कमर्शियल बैंक यानी कि जो अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़ के कमर्शियल बैंक थे उनसे लोन लेने को मजबूर किया जाता था।
This led to periodic debt crisis in developing world and lower income and increased poverty, especially Africa and Latin America. तो साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो जब उनको अदर बैंकों से या कमर्शियल बैंकों से लोन लेना पड़ता तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ता था, ठीक है। इससे उनकी कंट्री में जो गरीबी थी वो और बढ़ गई, उनकी इनकम घट गई, ज़्यादा पैसा जो था वो ब्याज में ही जा रहा था। The industrial world was also hit by unemployment that began rising from mid-1970s and remained high until the year 1990s. और 1970s के बाद फिर से जो ट्रेडिंग थी वर्ल्ड में या जो प्रोडक्शन था वो गिरने लगा, एम्प्लॉयमेंट जो थी वो कम होने लगी। 1990 तक अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो एक फ्लक्चुएटेड रही। From the late 1970s, MNCs also began to shift production operation to low-wage Asian country, ठीक है। अब जो कुछ MNCs थे यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्होंने अपने जो प्लांट थे वो ऐसी कंट्रीज़ में जाके सेटअप करने शुरू कर दिए जहाँ पे लेबर सस्ती थी, ठीक है। जैसे कुछ चाइना में चले गए, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले गए, इस यानी कि वहाँ पे लेबर सस्ती थी तो उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट कम पड़ती थी। China had been cut off from the post-war world economy since its revolution in 1949. तो 1949 तक चाइना जो था वो अलग थलग सा रहा दुनिया से, ज़्यादा लिंक नहीं बनाए। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मैनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब क्या हुआ, 1950s तक जो 50-60s तक रशिया का जो सोशलिज्म सिस्टम था, कम्युनिज्म सिस्टम था, वो भी गिरने लग गया, ठीक है। तो अभी चाइना ने भी अपने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसमें थोड़ा सा ओपननेस लाए, अदर कंट्रीज़ के साथ लिंक उन्होंने बिल्डअप किया, तो फिर से एक वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी वो डेवलप हो गई। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्री लाइक चाइना, दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टिंग बाय फॉरेन एमएनसीज। अब चाइना की आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे लेबर सस्ती है, लेबर सस्ती होने की वजह से वहाँ प्रोडक्ट जो है वो सस्ता बनता है। सो दैट्स वाई मैनी एमएनसी शिफ्टेड देयर प्लांट टू चाइना। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने प्लांट कहाँ लगा लिए, चाइना में, क्योंकि लेबर सस्ती थी वहाँ पे। हैव यू नोटिस दैट मोस्ट ऑफ टीवीज, मोबाइल फ़ोन एंड टॉयज वी सी इन शॉप सीम टू मेड इन चाइना। इसीलिए आप देखते हो अपने बाज़ार में आधी चीज़ें तो चाइनीज़ हैं, चाइना से आई हुई हैं, क्योंकि सस्ती बनती हैं वहाँ पे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज़ इकॉनमी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स लो वेज। तो वहाँ पे क्या है, सस्ती मजदूरी है, उसकी वजह से कम रेट में बनता है और पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। चाइना से सस्ता माल कोई नहीं बना सकता। द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्री स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड। अब क्या हो गया, जो इकोनॉमी या जो इंडस्ट्री पहले सिर्फ यूरोप में यूएस बेस्ड ही थी, अब वो इंडस्ट्रीज़ अनदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आनी शुरू हो गई, जैसे चाइना में जानी शुरू हो गई, ठीक है। इंडिया में तो 1991 के बाद आएगी, क्योंकि 1991 तक हमने पाबंदियां लगा रखी थी, ठीक है। अफ्रीका के कंट्रीज़ में चली गई। तो इससे क्या हुआ, मान लो अब कंपनी अमेरिका की है, प्लांट कहाँ लगा हुआ है, इंडिया में या चाइना में, प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, बन के फिर से कहाँ सप्लाई हो रहा है, पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक वर्ल्ड इकोनॉमी का लिंकिंग है, ठीक है। अब कोका कोला है बेटा, अमेरिका की कंपनी है और दुनिया में लगभग 210 देशों में कोका कोला बिकता है। अब वो सारा कोका कोला अमेरिका से बन के थोड़ा ही आता है, लोकल जगहों पे प्लांट लगे हैं। जैसे हरियाणा में अम्बाला के पास साहा नाम की जगह पे प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से आ रहा है, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग जगहों पे प्लांट लगे हैं, बट नाम किसका, अमेरिकन प्रोडक्ट का, बट प्लांट कहाँ लगे हैं, लोकल उन्हीं जगह पे। इस तरह से बहुत सारी जो एमएनसीज हैं उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाके प्रोजेक्ट लगाए, अपने फैक्ट्रीज लगाए, जिसने उन कंट्रीज़ को भी उभरने का मौका दिया, ठीक है। और अब इंडस्ट्री सिर्फ बड़ी पावर्स तक की लिमिटेड नहीं रह गई थी, अब छोटी कंट्रीज़ में भी इंडस्ट्रीज़ पहुंच गई। तो ये क्या थी, यानी अब दुनिया जो है एक गाँव है। आप देखो आपके हाथ में, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है वो चाइना से हो या कोरिया से हो, अमेरिका से हो, आपके घर में कोई और ऐसा मटेरियल हो सकता है जो किसी अनदर कंट्री से आया हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
तो यानी कि अब दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह माल जाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई, जिसको जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से वो लेता है। ठीक है, तो ये बातें थी बेटा। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कोई एक दिन का नहीं है। हमने पढ़ा किस तरह से पूरी दुनिया में इंटरलिंकिंग हुई है, क्या क्या सिनेरियो रहे हैं, किन किन घटनाओं ने बदलाव डाला है। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो ये चैप्टर बेटा हमारा हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, चाहे 2 बार देखो इसको, बट समझ आने चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसके 9, वो कंप्लीट करो। ठीक है, नोटबुक में सारे क्वेश्चन ही आपको नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच।